नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द फिफ्थ बॉर्डर के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अननोन गनमेन्स की कि कैसे दूसरे देशों में रह रहे भारत के दुश्मनों को सही रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं ये क्लेम नहीं करता कि सब भारत के इंटेलिजेंस द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन एक बात जरूर है कि जितने भी टेररिस्ट को सही रास्ते पे लाया गया उन सभी का इंडिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। चाहे वो पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, यूके में या अफगानिस्तान में। अलग अलग देश, अलग अलग शहर, अलग अलग वक्त, लेकिन एक चीज कॉमन है, सभी के सभी इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे। और कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई कैमरा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ एक बुलेट और खबर। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या दुनिया के पीछे एक ऐसी फोर्स काम कर रही है जो कभी दिखती नहीं, ना बोलती है, बस काम करती रहती है। आज हम बात करेंगे उस फिनोमेना की जिसे ग्लोबल इंटेलिजेंस सर्कल्स में टारगेटेड एलिमिनेशन कहते हैं, और क्यों 2022 के बाद से ये ज्यादा तेजी से हो रहा है। पहले समझते हैं कि गेम क्या है। देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। मतलब एक देश दूसरे देश में अपने प्रॉक्सी टेररिस्ट पालता है, उन्हें ट्रेन करता है, फंड करता है, सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान ने डेकेड से यही किया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं। दूसरी तरफ से ये सारी पाकिस्तान की इनफॉर्मल आर्मी। इंडिया ने इसके अगेंस्ट दशकों तक एक स्पेसिफिक अप्रोच रखा, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, यूएन में शिकायत, एविडेंस शेयरिंग, लेकिन इसका रिजल्ट हर बार जीरो। तो 2019 के बाद से और स्पेशली 2023 तक एक नया शिफ्ट आया। इंटेलिजेंस कम्युनिटी में यह पैटर्न देखा गया कि इंडिया ने अपना अप्रोच क्वाइटली चेंज कर दिया है। अब ये सिर्फ रिएक्टिव नहीं रहा, यह प्रोएक्टिव हो चुका है। और इस प्रोएक्टिव अप्रोच का नाम है न्यूट्रलाइजेशन बियॉन्ड बॉर्डर्स। देखो, कोई भी एक इवेंट कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, लेकिन जब एक ही तरह के इवेंट्स एक ही कैटेगरी के लोगों के साथ एक ही टाइम फ्रेम में होते हैं तो हम उसे पैटर्न कहने लग जाते हैं। 2023 से अब तक पाकिस्तान, कनाडा, यूके, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट के टेररिस्ट सिस्टमेटिकली एलिमिनेट हुए हैं, सब के सब अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स के द्वारा। नो विटनेस, नो ट्रायल। ये लोग कौन थे जो लोग मर गए? देखिए, ये पुलवामा जैसे अटैक्स प्लान करते थे, पठानकोट जैसी कॉन्स्पिरेसी रचते थे, कश्मीर में यूथ को रेडिकलाइज करते थे, खालिस्तान मूवमेंट फंड करते थे, ऑपरेट करते थे, और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे। और ये सब लोग पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में थे, कुछ कनाडा में, कुछ यूके में, कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये सब इस कॉन्फिडेंस में थे कि इंडिया उन तक कभी पहुंच नहीं सकता, और वो सभी गलत साबित हुए। तो कौन है ये अननोन गनमैन्स? देखिए, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन सीधा पूछा भी नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एनालिस्ट ये समझते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट किसी ऑपरेशन को ऑफिशियली नहीं लेते, लेकिन वो ऑपरेशन असली में हुआ हो, तो उसके कुछ न कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होते जरूर हैं। इसका पहला एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि द होस्ट कंट्री इटसेल्फ, यानी पाकिस्तान में अगर कोई लश्कर ऑपरेटिव मारा गया तो पाकिस्तान के अंदर ही कोई फैक्शन हो सकता है। पाकिस्तान एक मोनोलिथ नहीं है, वहाँ आर्मी, आईएसआई, सिविलियन गवर्नमेंट्स और मिलिटेंट ग्रुप के बीच पावर स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है। कभी कभी आईएसआई के राइवल ग्रुप्स ही उनके अपने ऑपरेटिव्स को एलिमिनेट कर देते हैं जब वो उनकी लायबिलिटी बन जाते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि इंडियन रॉ और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है। रॉ के बारे में एक चीज है, वो बात नहीं करते, उनका काम रिजल्ट्स में दिखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नहीं। 1971 के बाद से रॉ ने मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लास्ट 3 से 4 सालों में रॉ सिग्निफिकेंटली मोर एग्रेसिव हो चुका है। इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, रिसोर्स, टेरिटरी या फिर आईएसआई के फेवर के लिए। कभी कभी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एलिमिनेट कर देता है। इसका एक्सप्लेनेशन 4 काफी इंटरेस्टिंग है, द एक्सपेंडेबल एसेट थ्योरी। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक डार्क रियलिटी है। जब कोई ऑपरेटिव बहुत ज्यादा जानता हो या बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाए या नेगोशिएट करने लग जाए तो उसे ही क्लीन अप किया जाता है। पाकिस्तान के कुछ ऑपरेशंस में यही हुआ हो सकता है। इन सब में ग्लोबली मोस्ट एनालिस्ट का व्यू है कि इंडिया की इंटेलिजेंस का हाथ इसमें क्लियरली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन बहुत सारी केसेस में। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो इंडिया का डॉक्ट्रिन कैसे बदला? देखिए, पोस्ट उरी 2016 इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किए। वो पहली बार था कि इंडिया ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि हम बॉर्डर पार जा करके भी एक्शन ले सकते हैं। अब पोस्ट पुलवामा 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडिया ने एक और लाइन क्रॉस की, अब सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं, एयर पावर में भी। लेकिन बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने अपने एसेट का प्रोटेक्शन जारी रखा। मसूद अजहर, हाफिज सईद सब सेफ थे पाकिस्तान में। तो फिर हुआ क्या? देखिए, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी का एक और डायमेंशन एक्टिवेट किया, कोवर्ट न्यूट्रलाइजेशन, जो मीडिया में कभी फेमस नहीं होता, जो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं किया जाता,
जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कभी डिस्कस नहीं होता या अनाउंस भी नहीं किया जाता। ये वो डायमेंशन है जहां एक देश अपनी इंटेलिजेंस को प्लाउजिबल डिनाइबिलिटी के साथ ऑपरेशन करने की आजादी देता है। इसराइल ने यही किया म्यूनिक मैसेकर के बाद, अमेरिका ने यही किया 9/11 के बाद, और रशिया ने यही किया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले। अब इंडिया भी उस इलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास कोवर्ट पावर प्रोजेक्शन की कैपेसिटी है। देखिए, अब यहाँ से एक नया एंगल शामिल होता है, कनाडा और खालिस्तान का। देखिए, ये कुछ अलग केसेस हैं। पाकिस्तान में किलिंग्स एक बात है, लेकिन कनाडा और यूके ये तो डेमोक्रेटिक और वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया का रीच, अगर ये इंडिया है तो सिर्फ रफ स्टेट तक नहीं बल्कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज तक भी पहुंच चुका है। हरदीप सिंह निज्जर ये कनाडा में मारे गए, सुखडोल सिंह कनाडा में मारा गया, टिपू सिंह मलिक कनाडा में, और अवतार सिंह खांडा इसकी मौत यूके में हुई। कनाडा ने निज्जर केस में इंडिया पर ओपनली एलिगेशंस लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें। इंडिया ने डिनाई किया, डिप्लोमेटिक टेंशंस आए और एम्बेसडर्स वापस बुला लिए गए। लेकिन इस पूरी खींचतान के बीच एक बात तो सच है, खालिस्तानी मूवमेंट की ऑपरेटिव्स जो इंडिया में टेरर अटैक्स ऑर्गेनाइज करते थे और फंड करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो मैसेज जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया गया। ये सिर्फ किलिंग्स नहीं है, ये एक मैसेज है। समझो, इंटेलिजेंस वॉरफेयर में फिजिकल एलिमिनेशन सिर्फ एक टूल है, सबसे बड़ा वेपन है फियर और अनसर्टेनिटी। जब एक टेररिस्ट को पता नहीं होता कि वो कब, कहां और कैसे एलिमिनेट हो सकता है, तो वो इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो प्लान नहीं कर सकता, वो रिक्रूट नहीं कर सकता, वो ज्यादा कॉशियस हो जाता है अपनी जान को लेकर के। कम्युनिकेशन बंद हो जाती है और ऑपरेशंस रुक जाते हैं। यही गोल है, किल काउंट नहीं, ऑपरेशनल डिसरप्शन। और इस स्ट्रेटजी के क्लियरली ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स भी हैं। जैश-ए-मोहम्मद की कश्मीर में ऑपरेशनल कैपेसिटी कम हो गई है। लश्कर-ए-तैयबा काफी हद तक शांत हो चुका है। खालिस्तानी मूवमेंट का वेस्टर्न कंट्रीज में मोमेंटम स्लो हुआ है। पाकिस्तानी बेस हैंडलर्स इंडिया फेसिंग ऑपरेशंस में हेजिटेंट हो चुके हैं। ये वो काम कर रहा है जो डिकेड्स ऑफ डिप्लोमेसी भी नहीं कर पाई। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सही है? ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसीज ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करने लग जाएं, तो रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करती हैं। वही रूल ऑफ लॉ जिसे वो डिफेंड करने का क्लेम करती हैं। दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये है, जब इंटरनेशनल सिस्टम फेल हो जाए, जब यूएन रेजोल्यूशंस इग्नोर किए जाएं, जब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खुले आम दूसरे देशों में ऑपरेट करे, तो क्या एक विक्टिम स्टेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता? इसराइल का एग्जांपल सामने है। म्यूनिक 1972 के बाद मोसाद ने ऑपरेशन वॉर्थ ऑफ गॉड चलाया। पूरी दुनिया में इजरायली एथलीट्स के किलर्स को एलिमिनेट किया गया। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सिर्फ जस्टिस अपनी टर्म्स पर। इंडिया अब शायद वही रास्ता चुन रहा है और दुनिया खामोशी से नोटिस कर रही है। तो क्या बात निकली? देखिए, ये जो हो रहा है कोई रैंडम वायलेंस नहीं है, ये एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड एग्जीक्यूटेड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। इंडिया का एक नया मैसेज दुनिया तक पहुंच रहा है कि नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी, मरेगा भी। ये न्यू इंडिया का डॉक्ट्रिन है, जो डिप्लोमेटिक टेबल्स पर भी लड़ते हैं और जरूरत पड़े तो शैडोज में भी। अननोन गनमैन शायद, लेकिन उनके टारगेट्स बिल्कुल केयरफुली चूजन है। हिस्ट्री जज करेगी कि ये सही था या गलत, लेकिन एक बात तो है, इंडिया अब वो देश नहीं जो सिर्फ सहता था। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी, मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। तब तक के लिए सोचते रहें, समझते रहें।